हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा चैप्टर शुरू है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उस चैप्टर में जो आज हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी का टॉपिक होगा 11.2.2 दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्लोनिंग फैक्टर्स। अब ये क्लोनिंग फैक्टर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, इसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे। उसके पहले जो एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन में दिया है थोड़ा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी एक्चुअली इंट्रोडक्शन में क्या कहती है वो देखो। एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरियोफेज या फिर कोई प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज या फिर कोई प्लाज्मिड, एंड लिखते हैं यहाँ पे। ये दोनों जो होते हैं ये मान ले बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तब वो बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई होगा। जैसे वायरस, बैक्टीरियोफेज पता ना कौन है, इट्स अ वायरस, ओके, विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, उसे इन्फेक्ट किया और यहाँ पे नंबर ऑफ वायरस उसने बना लिए। तो इट्स कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरसेस। तो हम क्या कहेंगे कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो किसी सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है या मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, प्लाज्मिड की बात, प्लाज्मिड का भी ऐसे ही है। प्लाज्मिड जो होता है किसी बैक्टीरिया के अंदर, ये प्लाज्मिड भी है, रेप्लिकेट हो सकता है। तो प्लाज्मिड यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है। गॉट इट। इसका मतलब है चाहे बैक्टीरियोफेज हो चाहे प्लाज्मिड हो, वो दोनों बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई होंगे। डिपेंड करता है वो कैसे है, तो मल्टीप्लाई होंगे। अब दूसरी बात, यहाँ जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर है, ओके, वो काफ़ी फास्ट है। मतलब वो प्लाज्मिड से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी रखता है। और रहा सवाल प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड ऐसा मल्टीप्लाई होगा लेकिन उसका नंबर काफ़ी कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियोफेज। ये बात तो हमें क्लियर हो गई है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन की, किसकी स्पीड कम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर मुझे समझ में आया कि ये बैक्टीरियोफेज भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि जिसमें आप अगर इस प्लाज्मिड को लेते हैं, तो आपने एक प्लाज्मिड लिया, इस प्लाज्मिड के अंदर आप कोई फॉरेन डीएनए ऐड कर देते हैं। आपने क्या किया, प्लाज्मिड के अंदर क्या ऐड किया, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए ऐड किया है। फॉरेन डीएनए ऑल्सो कॉल्ड एज एलियन डीएनए ऐड किया है, जो दूसरा डीएनए होता है वो। तो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, जहाँ पे दो अलग अलग डीएनए मिलते हैं, स्पेशली यहाँ पे एक प्लाज्मिड है उसके अंदर फॉरेन डीएनए आया है, उसे हम कहते हैं आर डीएनए। यू नो आर डीएनए इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अगर आप प्लाज्मिड का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है प्लाज्मिड रेप्लिकेट होने वाला है, बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट होने वाला है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, इसके अंदर फॉरेन डीएनए को ऐड कर दोगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर ये आपने आर डीएनए इन्वॉल्व किया है, जैसे कि हमने इसके अंदर ये आर डीएनए इन्वॉल्व किया, ओके, ये है हमारा फॉरेन डीएनए। तो आप सभी जानते हैं ये मल्टीप्लाई अगर होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ एक चीज़ और मल्टीप्लाई हो रही है, वो है हमारा एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए। सो हम इस प्लाज्मिड का हम यूज़ करेंगे हमारे फॉरेन डीएनए को मल्टीप्लाई करने में। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एज ए वेक्टर अगर हम बैक्टीरियोफेज का डीएनए का यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी हमें ऐसा फील होगा कि मतलब हमें ऐसा दिखाई देगा कि बैक्टीरियोफेज के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फॉरेन डीएनए का, इसके जैसे। ओके, अब लास्ट चीज़ ये दी है एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने कि अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड कौन हुआ, वेक्टर ही हुआ, बैक्टीरियोफेज के अंदर जो भी डीएनए है वो भी हम वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम वेक्टर की परिभाषा देखें तो इसे हम मान लेते हैं वेक्टर। इस वेक्टर को हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इस वेक्टर को हमें वेल प्लान इंजीनियर करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे।
ताकि हम इसके अंदर आसानी से जो फॉरेन डीएनए है ऐड कर सके। हम वेक्टर के अंदर ऐसा हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि इसके अंदर हम आसानी से फॉरेन डीएनए ऐड कर सके। ओके, और फॉरेन डीएनए ऐड करने के बाद हम जान पाएंगे कि दो प्रकार के डीएनए कौन कौन से हैं। एक होता है रिकॉम्बिनेंट, इसका मीनिंग जान लो, और दूसरा है नॉन रिकॉम्बिनेंट। मेरी बात समझिए, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? ऐसा वेक्टर, ऐसा डीएनए जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद है। तो आप इसको बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद है, तो ये इट्स कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और व्हाट इज़ कॉल्ड एज नॉन रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट का सीधा मीनिंग है, नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिसके अंदर आप फॉरेन डीएनए आपको नहीं मिल रहा, या ऐसा डीएनए, ऐसा वेक्टर जिसके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं है। ओके, तो जिस वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए है वो हुआ रिकॉम्बिनेंट, और जिसके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं है वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है क्लोनिंग वेक्टर का वो यहाँ पे फिनिश हुआ। ओके, इस क्लोनिंग वेक्टर में आपको इतना याद रखना है, बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लाज्मिड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए दोनों का हम फ़ायदा ले रहे हैं। इनके अंदर हम फॉरेन डीएनए को ऐड कर रहे हैं, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो हमें मल्टीपल कॉपीज़ मिल रहे हैं, दैट वी कॉल्ड एज क्लोनिंग। ओके, और रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट आपको अभी समझाया इनको में फ़र्क क्या रहता है। आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हमें इसी क्लोनिंग वेक्टर को लेके, इस क्लोनिंग वेक्टर को लेके इसके जो फीचर्स हैं, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। गॉट इट? सो बच्चों, शुरू करते हैं हम फीचर्स, स्पेशली वो फीचर जो क्लोनिंग वेक्टर के लिए एनसीईआरटी में दिए उन्होंने। उसमें पहला जो फीचर है वो है ORI। ORI का मतलब आप सभी जानते हैं, ORI का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। ओके, मैंने आपको जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था तब इस बात के बारे में हमने डिस्कस किया था ORI के बारे में। ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहला पॉइंट है इट स्टार्ट रेप्लिकेशन। मैंने आपको ये कहा था अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो डीएनए में रेप्लिकेशन प्रक्रिया शुरू होने के पहले, मतलब जहाँ से वो प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है एक्चुअली ORI से। जैसे एग्जांपल, ये अगर डीएनए है, अगर इसका हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है तो इस डीएनए का रेप्लिकेशन वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से उसका ORI पॉइंट होगा। सो ORI पॉइंट एक शुरुआत है, सोर्स है रेप्लिकेशन की, वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये पहली बात तो कंफर्म हो गई। दूसरी बात, इट रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन अगर हमें करना है डीएनए के अंदर तो उसके लिए ORI का होना ज़रूरी है। ओके, जैसे इस प्लाज्मिड बोल दो या डीएनए बोल दो, अगर इस डीएनए में ORI है तो ही इसका रेप्लिकेशन होगा। अगर इसमें ORI नहीं है, मान लीजिए कोई और मैं डीएनए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डीएनए है, इसके अंदर मैंने ORI ड्रॉ किया नहीं किया, तो क्या इसका रेप्लिकेशन होगा? बिल्कुल नहीं। तो रेप्लिकेशन के लिए ORI का होना ज़रूरी है। इस प्लाज्मिड में ORI आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसका रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो फॉर द रेप्लिकेशन ORI मस्ट इम्पॉर्टेंट। देन इट कंट्रोल द कॉपीज़ ऑफ फॉरेन डीएनए, ये सब एनसीईआरटी के अंदर दिया है। हाँ, इट कंट्रोल द कॉपीज़ ऑफ फॉरेन डीएनए। अब क्या होगा वो देखिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए अभी ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में ORI मैंने यहाँ पे शो किया। ओके, अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे फॉरेन डीएनए, इसको कॉल्ड एज एलियन डीएनए। एलियन डीएनए मतलब बाहर का डीएनए है। अब मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बोला था, ये जो एलियन डीएनए है ये इस प्लाज्मिड के साथ क्या होगा? रेप्लिकेट होगा, बराबर है। मतलब जितने इस प्लाज्मिड की कॉपीज़ बनेगी, जैसे कि मान लो ये प्लाज्मिड अगर रेप्लिकेट हुआ और इस प्लाज्मिड की 2 कॉपीज़ बन गई। ओके, 2 कॉपीज़ बनने के साथ इस फॉरेन डीएनए की भी कितनी कॉपीज़ बन गई? ऑब्वियसली फॉरेन डीएनए की भी कितनी कॉपीज़ बन गई? 2 कॉपीज़ बन गई। दैट्स कॉल्ड द रेप्लिकेशन, ये तो हमें पता है। ओके, अब यहाँ पे फॉरेन डीएनए की 2 कॉपीज़ तो बन चुकी है, क्लोनिंग तो हो चुका है। अब सवाल उठता है
कि ये जो यहाँ पे प्लाज्मिड कितने, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोनिंग हुआ, 2 कॉपीज़ बन गए, तो 2 बनते हैं कि 4 बनते हैं कि 8 बनते हैं कि कितने कॉपीज़ बनते हैं, ओके क्योंकि उसे ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन होते जाएंगे, लेकिन कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, कितने फॉरेन डीएनए कॉपीज़ बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि ORI का कैपेसिटी कितना है। सो यहाँ पे पॉइंट ऐसा है कि ये जो प्लाज्मिड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो हमें फॉरेन डीएनए कॉपीज़ यहाँ मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, कितने मल्टीप्लिकेशन से मिल रही है, वो डिपेंड करता है द कैपेसिटी ऑफ ORI। तो यहाँ पे फॉरेन डीएनए का जो कॉपी नंबर है वो कंट्रोलिंग कर रहा है ORI। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं पॉइंट नंबर 4 लिख रहा हूँ, इफ़ वी रिक्वायर्ड मोर कॉपीज ऑफ फॉरेन डीएनए, अगर हमें फॉरेन डीएनए के मल्टीपल कॉपीज चाहिए, देन वी हैव टू सिलेक्ट दोज वेक्टर, ओके हमें ऐसा वेक्टर सिलेक्ट करना चाहिए जिस वेक्टर के अंदर ऐसा ORI हो जिस कैपेसिटी ज़्यादा है। वंस अगेन समझिए मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा इफ़ वी रिक्वायर्ड मोर कॉपीज़ ऑफ द फॉरेन डीएनए, ओके इस वक्त हमें ऐसा वेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये वेक्टर के अलग अलग टाइप आते हैं, हमें ऐसा वेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस वेक्टर का जो ORI है इसका कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा, ओके अगर मान लीजिए मुझे मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए फॉरेन डीएनए का, और मैंने ऐसा वेक्टर सिलेक्ट किया कि जिस वेक्टर का जो ORI है वो कैपेसिटी नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा ही वेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका ORI कैपेसिटी ज़्यादा हो, ताकि मुझे मल्टीपल कॉपीज़ वहाँ मिल सके, ओके तो ये बातें हैं जो ORI से बिलोंग करती है। और आप एक बात समझें यहाँ पे, जैसे कि ये प्लाज्मिड अगर है और इस प्लाज्मिड में पॉइंट को समझना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ORI है, ये ORI का पॉइंट है, आपने अगर क्या किया फॉरेन डीएनए को, एक्चुअली एज अ रूल फॉरेन डीएनए को हमें इसके आजू बाजू में कहीं पे, इसके आजू बाजू में हमें ज्वाइन करना पड़ता है ORI के आजू बाजू में, ओके जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, वो ORI से थोड़ा दूर है बराबर। लेकिन अगर आप काम करते हो जहाँ पे ORI का सीक्वेंस है, ORI मतलब डीएनए का सीक्वेंस ही हुआ वो, अगर आपने फॉरेन डीएनए को, ये फॉरेन डीएनए है और आपने वो ORI पे ही लगा दिया, फॉरेन डीएनए को ORI पे ही लगा दिया, तो समझो आप गड़बड़ हो गई, वहाँ पे फिर ये प्लाज्मिड काम नहीं करेगा। तो ORI जहाँ पे है वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वहाँ पे किसी तरह का फॉरेन डीएनए का इंसर्शन नहीं चाहिए। फॉरेन डीएनए हमें चाहिए लेकिन दूसरी जगह चाहिए, ये एज इट इज़ रहने दो। तो ORI को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम फॉरेन डीएनए को ORI की जगह पे अगर डिस्प्लेस करें, यहाँ पे अगर इंसर्ट करें, तो क्या वो रेप्लिकेशन होगा? तो नहीं होगा। ओके, चलो बात हमें समझ में आ गई, हमें ORI समझ में आया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं वो है मार्कर्स के बारे में, सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट्स कॉल्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स। हमने ORI कंप्लीट किया है, अब बात करते हैं हम सिलेक्टेबल मार्कर की। ये सिलेक्टेबल मार्कर होता क्या है? ये एक्चुअल में जीन्स होते हैं जो वेक्टर पे पाए जाते हैं या फिर हमें लगाने पड़ते हैं। सो ये जीन्स है, ये जीन्स होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब वो एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करते हैं, एंटीबायोटिक से वो नहीं मरते। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक पेट्री प्लेट है, इसमें हमने मीडिया फिलअप किया है, इसमें मीडिया फिलअप किया है, ओके, और इसी के अंदर हमने एक ड्रग्स डाल दिया, एक एंटीबायोटिक डाल दी है एम्पिसिलिन करके। तो यहाँ पे हमने एक एंटीबायोटिक ऐड की है एम्पिसिलिन करके, तो यहाँ पे एम्पिसिलिन पाया जाएगा। और ये जो जीन्स है, ये जीन्स होता है टोटल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, आर का मतलब है रेजिस्टेंस। मीडिया में एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स, और आपने जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, हाँ, डायरेक्टली जीन्स ऐड नहीं करते। तो आपने क्या किया है, जो जीन्स है जो एंटीबायोटिक खिलाफ लड़ता है, एंटीबायोटिक से बिल्कुल नहीं मरता, आपने ये जीन्स यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे? मीडिया के ऊपर। तो आपने जो जीन्स है आपने यहाँ पे रख दिए, क्या ये जीन्स ख़राब होगा?
क्या ये वो प्रॉपरली इस एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करेगा? ऑब्वियसली ये जो जीन्स है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट में काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ये मैंने एक नॉर्मली बात की, क्योंकि डायरेक्टली जीन्स वगैरह नहीं रखते हैं, एक्चुअली बैक्टीरिया को रखा जाता है। ओके, अब हम बैक्टीरिया से बात करते हैं, समझिए। सिर्फ हमें सिलेक्टेबल मार्कर के हिसाब से बात करनी है अभी। मान लीजिए कि ये वेक्टर है, बराबर है, और इस वेक्टर के अंदर हमने एक जीन रखा है, वेक्टर के अंदर हमने एक जीन लगाया, जो जीन है सिलेक्टेबल मार्कर, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, जो पूरी तरह से होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यह वेक्टर है सिलेक्टेबल मार्कर, इस जीन का नाम है, इतने बड़े, ओके, जो ग्रीन कलर में है, और इसी को हमने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को एक्चुअल में एक बैक्टीरिया के अंदर फिलअप किया। ये बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्शन हुआ, ये वेक्टर यहाँ पे चला गया। बात को समझिए, क्योंकि इसका काम बाद में है। तो मैंने एक वेक्टर लिया, उसमें मैंने एंटी रेजिस्टेंस जीन्स ऐड किया है। अब ये वेक्टर मैंने इंसर्ट किया है कि बैक्टीरिया के अंदर। अब मैंने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ग्रो किया इस मीडिया के ऊपर। मैंने बैक्टीरिया ग्रो किया मीडिया के ऊपर, तो उससे क्या होगा, उससे ये है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है यहाँ पे ज़िंदा रहेगा। अब क्यों ज़िंदा रहेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया के अंदर कौन है? वेक्टर। वेक्टर के अंदर कौन है? वो सिलेक्टेबल मार्कर। और वो सिलेक्टेबल मार्कर नेचर क्या है? वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। स्पेशली एंटी रेजिस्टेंस कौन से एंटीबायोटिक के लिए? अब उसमें भी अलग अलग एंटीबायोटिक आती है, स्पेशली वो रेजिस्ट है एम्पिसिलिन के लिए। मतलब इस मीडिया के अंदर एम्पिसिलिन पहले से ही हो, ओके, तो भी कोई असर नहीं होगा। ये बैक्टीरिया भी आपने यहाँ पे ऐड किया तो भी इस बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा, क्यों? वो ज़िंदा रहेगा बैक्टीरिया। ओके, वैसे एक्चुअली एंटीबायोटिक से जो है ना, आपको पता है एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया, लेकिन हमने यहाँ पे इसे आर्टिफिशियल बनाया है। ओके, तो हमने बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर ऐड किया, पूरा बैक्टीरिया यहाँ पे हमने कल्चर किया, तो बैक्टीरिया ज़िंदा रहा, क्योंकि बैक्टीरिया हैज़ अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स दैट कॉल्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स का बच्चों यूज़ ये है कि सिलेक्टेबल मार्कर से हम किसी बैक्टीरिया को जीवित रख सकते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर से हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर से हम रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, मैंने लास्ट टाइम समझाया था आपको रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, वो भी हम पहचान सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं इनकी। तो पहला टॉपिक हमें समझ में आया कि एक जीन्स है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, जो वेक्टर में काम आता है। अब उन्हीं से सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। पहले आप ये समझिए, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट? एनसीईआरटी में एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेंट करके, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो RDNA है, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA मतलब आया, वहाँ पे कोई फॉरेन DNA आया होगा, तो जब भी बैक्टीरिया के अंदर ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA प्रॉपरली इंसर्ट होता है, प्रॉपरली जब इसके अंदर हमें वो दिखाई देता है, तो जैसे ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या दिख रहा है? वेक्टर दिख रहा है, RDN दिख रहा है। तो सच अ बैक्टीरिया या सच अ कंसेप्ट कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, इसको हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। उसका अपोजिट है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, समझिए मेरी बात को। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर आपको RDNA नहीं मिल रहा, जैसे कि मैंने RDNA यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज एन RDNA, ये है RDNA। RDNA आया मतलब वहाँ पे फॉरेन DNA आएगा, ये फॉरेन DNA है। अब बताइए, ये RDNA आपको बाहर नज़र आ रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर? ऑब्वियसली बाहर नज़र आ रहा है, बैक्टीरिया के अंदर तो है नहीं। अगर बैक्टीरिया के अंदर RDNA नहीं है तो सच अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। हाउ मेनी बैक्टीरिया? 2। अगर
RDNA अंदर जा चुका है तो ट्रांसफॉर्मेंट, RDNA अंदर नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बात समझ में आ गया आपको? तो ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दो कंसेप्ट है। यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि सिलेक्टेबल मार्कर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। ओके, इसलिए वो सेंटेंस दिया उन्होंने NCERT के अंदर। तीसरा उन्होंने कहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैंने जैसे आपको अभी समझाया था कि दिस इज़ अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के बाहर RDNA है, ये RDNA है विथ फॉरेन DNA, ये फॉरेन DNA है। ओके, अगर RDNA जिस प्रोसेस से बैक्टीरिया के अंदर जाएगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ DNA पीस। NCERT की लाइन क्या है देखो, इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ DNA पीस इनटू द बैक्टीरिया, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो DNA पीस है, आप पूरा RDNA बोल दो या फिर ये सिंगल फॉरेन DNA लाल कलर का DNA बोल दो, लेकिन लाल कलर DNA भेजने के लिए प्लाज्मिड का यूज़ कर रहे हैं हम, वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, एक्चुअली वेक्टर का एग्जांपल प्लाज्मिड है। सो RDNA जो है जब ट्रांसफ़र होगा बैक्टीरिया के अंदर, सच अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी हमारा डेफिनेशन क्लियर हुआ। NCERT की लाइन ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन दी है, अच्छे से याद रखो, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट चीज़ ये है कि जो हम सिलेक्टेबल मार्कर का यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली नॉर्मल इकोलाई के लिए कर रहे हैं। अब मेरी बात समझिए, नॉर्मल इकोलाई को लेके, नॉर्मल बैक्टीरिया को लेके। नॉर्मल इकोलाई जो होता है वो एंटीबायोटिक से मरता है डेफिनेटली। अब क्यों मरता है? अगर एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया नहीं मरा तो फिर कैसे होगा? बैक्टीरिया के ऊपर तो हमने एंटीबायोटिक निकाले हैं ना उसको किल करने के लिए। तो नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं वो नहीं रहते। ओके, समझिए, ये बैक्टीरिया है, ये नॉर्मल इकोलाई है, इसके अंदर प्लाज्मिड है, इसके अंदर प्लाज्मिड है, मैं मानता हूँ प्लाज्मिड है। ओके, लेकिन उस प्लाज्मिड के ऊपर कहीं पर भी सिलेक्टेबल मार्कर का जीन नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरिया को आप आसानी से मार सकते हैं, और यही नॉर्मल इकोलाई में रहता है, उसमें किसी प्रकार का सिलेक्टेबल मार्कर नहीं रहता। सिलेक्टेबल मार्कर ये जीन है जो एंटी रेजिस्टेंस करना जानता है। अब आप दूसरी बात समझिए, अब हमने इसको मॉडिफाइड किया। मैंने एक बैक्टीरिया लिया, वही बैक्टीरिया इकोलाई करके, अब मैं आर्टिफिशियली कर रहा हूँ उसे। मैंने क्या किया, मैंने ये जो इसके अंदर प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड के ऊपर हमने एक जीन लगाया है, उसी का नाम है सिलेक्टेबल मार्कर। यह सिलेक्टेबल मार्कर हमने लगाया है, पहले नहीं था। इसके लगाने से अब सभी जानते हैं आप, सिलेक्टेबल मार्कर मतलब ये कौन सा जीन है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ओके, स्पेशली ये किसके लिए काम करता है? एम्पेसिलिन के अगेंस्ट में काम करता है, एम्पेसिलिन एज एंटीबायोटिक। तो क्या मुझे बता सकते हैं, अगर इन दोनों बैक्टीरिया को मैंने एंटीबायोटिक दे दी या एंटीबायोटिक सोर्स पे इनको रखा, मीडिया में रखा, तो कौन सा बैक्टीरिया जीवित रहेगा? अब ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये सेकंड बैक्टीरिया जीवित रहेगा। क्यों जीवित रहेगा? क्योंकि इसके पास है ना, इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर है, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है, इसीलिए एम्पेसिलिन के अगेंस्ट में ये जीवित रहेगा। इसके पास कहीं पर भी आपको ये जीन नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं, तो ये मर जाएगा। तो नॉर्मली जो नेचुरल इकोलाई होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के इकोलाई है जिसके अंदर हमने प्लाज्मिड के अंदर हमने सिलेक्टेबल मार्कर को प्रॉपर रखा है, इस तरह के जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करना जानते हैं। और हमें इन्हीं की पढ़ाई करनी है, इन्हीं को लेके पढ़ाई करनी है, ताकि हम
रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, किसके अंदर ये डीएनए गया है, किसके अंदर फॉरेन डीएनए गया है, किसके अंदर नहीं गया, उसकी हम पढ़ाई कर सकें। ओके, तो ये जो हमने बात की अब तक ये थी सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में। तो सिंपल इतना याद रखो आप, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स होते हैं जो वेक्टर के ऊपर हमें लगाने पड़ते हैं ताकि हमारी जो स्टडी है आगे वाली आइडेंटिफिकेशन की कि रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, वो हमें आसानी से मिल सके। ओके, और वो स्टडी आसानी से हो सके। दैट्स अ सिलेक्टेबल मार्कर। आगे जो बच्चों में बात करनी है वो बात करनी होगी हमें क्लोनिंग साइट्स के बारे में।